वेलकम एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सो दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा हुआ है थंबनेल में। दिस इज बेसिकली फोकसिंग ऑन कॉस्ट शीट। मैंने अभी एक पोल कंडक्ट किया था जिसमें मेरे पास कॉस्ट शीट और बजट के लिए ज़्यादा डिमांड आया, तो मैंने सोचा कि मैं कॉस्ट शीट के साथ शुरू करता हूं। बट एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं आप सबको। देखो बेटा, कॉस्ट शीट को मैं अपने हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक बेसिक कॉस्ट शीट हमारे बेसिक के भी काम में आता है, और एक एडवांस लेवल कॉस्ट शीट भी होता है। ठीक है, बेसिक कॉस्ट शीट बिल्कुल हम लोगों ने पहले एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि वो बाकी टॉपिक्स में भी उसका रेफरेंस आता है। लेकिन एडवांस लेवल टॉपिक्स में हर एक टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे मान के चलिए ओवरहेड्स। अब मुझे ओवरहेड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं सीधा कॉस्ट शीट के एडवांस वाले क्वेश्चंस देख रहा हूं, तो मुझे दिक्कत जाएगी ही जाएगी। ठीक है, सो हम लोग भी कॉस्ट शीट को दो अलग अलग हिस्से में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। तो मैं आज के जो सेशन में कवर अप करने जा रहा हूं, इसमें मैं बेसिक कॉस्ट शीट पे ही ध्यान दे रहा हूं। यानी मैं यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे वाले एरियाज को कवर नहीं कर रहा हूं। उसके लिए अलग से एक सेशन बिल्कुल होगा। ठीक है, सो आज हम लोग आ जाते हैं तो बेसिक कॉस्ट शीट्स और ये बेसिक कॉस्ट शीट के 10 एमसीक्यूज। लेट्स गो फॉर इट। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले एक रूल सबको बता दूं। दोस्तों, यहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। मैं सबसे पहले तो ये कह दूं कि मैं चाहता हूं कि ये सेशन लाइव हो। ये मेरी खुद की पर्सनली बहुत दिल से इच्छा है। ठीक है, मैंने इसके पहले एक वीडियो में ये डाला भी था और कि मैं लाइव लेना, आप लोग क्या चाहते हो, लाइव की रिकॉर्डेड फॉर्म में। लेकिन सिंस मेरा चैनल अभी थोड़ा नया है, तो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि आप बहुत सारे बच्चों तक ये अभी तक पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे उस पर कुछ खास कमेंट्स मिले नहीं। ओके, एंड दैट इज द रीजन आई एम ब्रिंगिंग दिस इन रिकॉर्डेड फॉर्म। लेकिन हाँ, ये वीडियो अगर आप लोगों तक पहुंच रहा है तो मैं दो बातें कहूंगा। एक तो आप मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए, इसे सर्कुलेट करने में, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट्स में ये पता चल सके कि आप लोग भी इसे लाइव चाहते हो कि नहीं। और अगर आप सब लोग इसे लाइव चाहते हो तो प्लीज कमेंट में लाइव बस इतना लिख दीजिए। अगर इतना लिख दिया तो मैं काफी एंकरेज्ड हो जाऊंगा और अगला सेशन मैं बिल्कुल लाइव ले आऊंगा आपके पास। ठीक है, हाँ जी। तो ये तो है। दूसरी बात, अब रिकॉर्डेड अगर आप देख रहे हो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को एक ही रूल याद रखना है। व्हाट इज दैट? जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, वीडियो को पॉज करो। आंसर के लिए एकदम से कंटिन्यूटी में मत जाओ, आप वीडियो को पॉज करो, पहले खुद कोशिश करो कि व्हाट कैन बी द आंसर। मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर रॉन्ग, बट खुद एक बार कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब ये हो गया, उसके बाद आप प्ले कर लो, वापस देख लो व्हाट इज द आंसर। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से आप लोग क्या करना, हर एक वीडियो में आप अपना स्कोर देखते हुए चलो कि 10 में से आप कितना एग्जैक्टली स्कोर कर रहे हो। सो दिस वीडियो विल आल्सो हेल्प यू इन टेस्टिंग योरसेल्फ कि कितना हम लोग प्रिपेयर्ड है फॉर अ फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, यस। एंड हाँ, अगर मान के चलिए ये आगे बढ़ते बढ़ते कहीं पे आपको कोई दिक्कत जाती है, कोई एक टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आता है, देन इन दैट केस आप कमेंट में मुझे उस टॉपिक के बारे में जरूर बताइए। ठीक है, इन दैट केस आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अप अ वन शॉट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, एंड इफ यू फील कि सभी में थोड़ा इशू आ रहा है, तो लेट मी टेल यू, 1 अप्रैल से मेरा बैच शुरू होने जा रहा है फॉर मे एग्जामिनेशन। दिस विल बी काइंड ऑफ फास्ट ट्रैक बट एट द सेम टाइम एग्जाम ओरिएंटेड। मैं इसे फास्ट ट्रैक से ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड कहूंगा, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं कि मैं चीजों को टच करके आगे बढ़ जाऊंगा। यहां पे हम लोग इनफ डिटेल्स डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में स्कोर करने के लिए, ना सिर्फ पास, स्कोर करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो लेट्स क्विकली बिगिन नाउ। सो सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, दिस वन। Generally, for the purpose of cost sheet preparation, costs are classified on the basis of। ठीक है, नाउ दिस इज मोर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कॉस्ट शीट बनाते वक्त हम किस तरह से कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं? इज इट बाय नेचर, इज इट बाय वेरिएबिलिटी, इज इट बाय रेलेवेंस, इज इट बाय फंक्शंस, व्हाट? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आपको आंसर सोच लेना है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज फंक्शंस। ओके, ऑप्शन डी, फंक्शंस। ऑलराइट, चलिए। तो दोस्तों, हम लोग फंक्शंस यानी जो हम लोग देखते हैं ना, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस यानी प्राइम कॉस्ट में जाते हैं। उसके बाद हम लोग जो
डिवाइड करते हैं ओवरहेड्स को, उसे कैसे डिवाइड करते हैं? वी कॉल इट एज फैक्ट्री ओवरहेड्स, वी कॉल इट एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, वी कॉल इट एज सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. दिस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. ठीक है, चलिए, तो ये हुआ पहला. अब अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स कौन सा? ऑप्शन ए कैरेज इनवर्ड, कि बी वेजेस ऑन पीस रेट बेसिस, कि सी रॉयल्टी बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोड्यूस, कि डी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोच के बताइए. ठीक है, अब जहां तक मैं यहां पे अंदाज लगा रहा हूं, मतलब मैं इस क्वेश्चन में एक ट्रैप बिछाना चाहता था और वो ट्रैप था ऑल ऑफ द अबव. क्या आप लोगों ने भी ऑल ऑफ द अबव कहा है? ठीक है, अगर ये है देन यू नीड टू लर्न अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एंड लेट मी टेल यू, मेरे चैनल में मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो कवर करके डाला हुआ है. यू शुड गो फॉर इट. ठीक है, तो सर जी सबसे पहली बात, इट्स नॉट ऑल ऑफ द अबव. ओके सर, कैरेज इनवर्ड तो डायरेक्ट एक्सपेंस है? नो, कैरेज इनवर्ड इज पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट. यस, इट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस. वहीं पे अगर मैं वेजेस ऑन पीस रेट बेसिस बात करूं, सर वेजेस वर्ड लिखा है और ऊपर से पीस रेट कहा है, यानी दिस इज डायरेक्ट लेबर, इट इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस. ठीक है, अब ये गलती इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब पढ़ते हैं तो वहां अक्सर हम शॉर्टकट से पढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. अब वो शॉर्टकट में हमें ऐसा बताया जाता है कि फाइनल अकाउंट्स टॉपिक होता है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, और ट्रेडिंग में हमें वेजेस और कैरेज इनवर्ड लिखने की आदत है, तो हमारी आदत पड़ जाती है कि भाई ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा. तो प्लीज अगर ऐसा कुछ भी आप लोगों ने किया है इसको करेक्ट करो. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो चल जाता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में टेक्निकली आप लोग को बिल्कुल करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो टेक्निकली carriage inward is part of raw material and wages is direct labor. So the correct answer here is royalty based on output produced. ठीक है, royalty based on output produced. What is royalty? रॉयल्टी इज लाइक, जैसे आप अगर किसी का पैसा यूज करते हो, कैश यूज करते हो, देन यू नीड टू पे देम इंटरेस्ट, है ना. उसी तरह से अगर किसी का आपने टैंजिबल एसेट अगर यूज किया तो उसके बदले में मुझे जो देना पड़ता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेंट, है ना. अब इसी तरह से अगर मैंने किसी का इनटैंजिबल एसेट अगर यूज किया, है ना, किराए पे लेके, देन उसके बदले में मुझे जो देना पड़ता है उसे हम कहते हैं रॉयल्टी. ठीक है, तो मैं किसी का इंटेंजिबल एसेट्स, किसी के राइट्स को यूज करते हुए, जैसे मान के चलिए मेरे पास किसी की फ्रेंचाइजी है, तो मैं किसी के राइट्स को यूज करते हुए अगर बिजनेस को आगे ले जा रहा हूं, देन इन दैट केस आई नीड टू पे देम रॉयल्टी. ठीक है, तो ये जो रॉयल्टी होता है अगर ये प्रोडक्शन बेस्ड रहा, सो दिस इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, दिस इज द इंटेंशन ऑफ दिस सेशन. हम अगर कोई चीज नहीं जानते तो उसके बारे में जान ले, है ना. तो अगर गलत भी हुआ टेंशन नहीं लेना, दैट्स ओके. ठीक है, वी हैव लर्न समथिंग. नेक्स्ट वन, प्राइम कॉस्ट क्या होता है? वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखिए. इज इट ऑल कॉस्ट इंकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, और इज इट टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, और इज इट टोटल ऑफ ऑपरेटिंग अ डिपार्टमेंट, और मटेरियल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट? क्या है? ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपको आंसर देना है. तो मैंने उम्मीद किया है कि आप लोगों ने पॉज करके आंसर सोच लिया. अब अगर मैं यहां पे थोड़ा सोच के देखूं, ऑप्शन ए ऑल कॉस्ट इंकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग. अरे भाई, मैन्युफैक्चर करने के लिए सारे जो कॉस्ट लगते हैं, मतलब जरा सोचिए, फैक्ट्री में लगने वाले हर कॉस्ट डायरेक्ट नहीं होता, कुछ इनडायरेक्ट भी होता है कि नहीं. जैसे मशीन का डेप्रिसिएशन, दैट इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, एंड वी नो दैट इनडायरेक्ट कॉस्ट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स के कैटेगरी में आ जाते हैं. सो ऑल कॉस्ट तो नहीं हो सकता. ठीक है, अच्छा, बी टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट. भाई, प्राइम कॉस्ट इज नथिंग बट डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस. सो टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट सीम्स करेक्ट, है ना. लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लो. सी कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ डिपार्टमेंट. अरे भाई, डिपार्टमेंट चलाने के लिए तो बहुत सारे खर्चे लगते हैं. अब इसमें डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं. So this cannot be the correct answer. And the material cost, sir, it's not just material. It's also labor, it's also expenses. और material में भी direct भी होता है, indirect भी होता है. वहां पे clarify नहीं किया गया. So which one seems to be the correct answer? The correct answer is option B. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. अगला, प्राइम कॉस्ट assuming no stock adjustment, यानी कोई रॉ मटेरियल, WIP, ये वो कुछ नहीं है, nothing, no stock adjustment. अगर ऐसा माना जाए, फिनिश गुड्स का भी स्टॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, देन इन दैट केस प्राइम कॉस्ट का कौन सा फॉर्मूला आपको एक्यूरेट, सही लग रहा है? ठीक है, आपको वहां पे अलग अलग ऑप्शंस नजर आ रहे हैं. वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार सोच लीजिए.
टेक 2 मिनट्स टाइम, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सोच लिया है, सोच के जवाब दिया है ना। चलिए देखते हैं तो फिर ऑप्शन ए, फैक्ट्री कॉस्ट माइनस फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेल, इफ वी लुक एट अ कॉस्ट शीट, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, वो दिया हुआ है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी तो 100% सही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद प्राइम कॉस्ट में मैं क्या ऐड करता हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एंड व्हाट डू आई गेट, फैक्ट्री कॉस्ट। अब प्लीज नोट, मैंने कहा है कि नो स्टॉक एडजस्टमेंट, यानी WIP भी नहीं है, फिक्स फिनिश गुड्स भी नहीं है, और रॉ मटेरियल भी नहीं है ना। तो इफ प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज फैक्ट्री कॉस्ट, देन फैक्ट्री कॉस्ट माइनस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज प्राइम कॉस्ट, राइट। सो ऑप्शन ए भी सही है सर, फिर तो ऑल ऑफ द अबव। अरे वेट, ऑप्शन सी भी देख लो एक बार। सर वो होगा ही ना सर, लॉजिकल है, हाँ बराबर, ऐसे शॉर्टकट्स एग्जाम में करना, पढ़ते वक्त नहीं, है ना। देखो भाई, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, टोटल कॉस्ट, फाइनल टोटल कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स माइनस एडमिन ओवरहेड्स माइनस फैक्ट्री ओवरहेड्स। अरे भाई, मतलब टोटल कॉस्ट में से सारे ओवरहेड्स इन्होंने माइनस कर दिए, यानी सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दिए, तो जो बचेगा वो तो डायरेक्ट कॉस्ट ही बचेगा। सो दैट हैज टू बी प्राइम कॉस्ट, है ना। सो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है, यानी द करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। A company employs 3 drivers to deliver goods to its customers. The salary paid to these drivers are, भाई हम 3 ड्राइवर रखे हैं गुड्स को डिलीवर करने के लिए अपने कस्टमर्स के पास में, उनको सैलरी दे रहे हैं, इसको क्या मानेंगे, इज इट पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, इज इट पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, इज इट पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। पॉज कीजिए, जल्दी से बता दीजिए, इजी क्वेश्चन है ना। सर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या हो रहा है, हम लोग जो सैलरी दे रहे हैं कस्टमर्स के पास सामान पहुंचाने के लिए दे रहे हैं, it is nothing but a distribution overheads. So correct answer has to be option C, part of selling and distribution overheads. ठीक है, चलो बहुत अच्छे, आगे देखते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, वेरी बेसिक एंड वेरी इजी क्वेश्चन, बस इतना ही होता है कि इसमें कभी कभी हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हिले हुए रहते हैं तो गलती कर देते हैं। बताइए मुझे, इज इट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ जी, और इज इट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अरे ये दोनों सेम हो गए ना, ये दोनों सेम हो गए, चलो ठीक है कोई नहीं, देखते हैं उसको। ऑप्शन सी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस इनवर्ड एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, CL मतलब क्लोजिंग स्टॉक, और इज इट ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस कहां गया, है ना। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस इनवर्ड एक्सपेंसेस। अब यहां आ जाता है आइटम्स लाइक कैरेज इनवर्ड, ठीक है। तो भाई मैंने कहीं से सामान खरीदा और अपने दुकान में अपने फैक्ट्री में ले आ रहा हूं, तो अपने फैक्ट्री में ले आने के लिए मुझे जो भी खर्चे लगे ये सब उस गुड्स के ही हिस्टोरिकल कॉस्ट का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। सो ये जो कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऐसे जो नाम दिखते हैं, या इवन लोडिंग अनलोडिंग से रिलेटेड जो भी मैंने वेजेस पे किया, तो ये जो पैसा है ये गुड्स को ले आने के लिए है, एंड हेंस दीज ऑल विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, एंड हेंस ये भी इंक्लूड करने के बाद ही मुझे पता चलेगा व्हाट इज द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये कैरेज इनवर्ड को डायरेक्ट एक्सपेंस मत सोच लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, a company has to pay a ₹1 per unit royalty to the designer of a product which it manufactures and sells, ठीक है। The royalty charge would be classified in the company's accounts as, ये जो royalty हम दे रहे हैं डिजाइनर को, इसे हम लोग क्या मानेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ लिए हैं अब तक, और आप जवाब इसका आराम से दे पाओगे। क्या माना जाएगा इसे, विल आई ट्रीट इट एज, अरे ये एक मिनट, कुछ ऑप्शंस में यहां गलती हो रही है, ओके ठीक है, पहला है इसलिए ऐसे कुछ कुछ गलतियां हो रही है, बट एनीवेज आप ऐसा मान लो, ऑप्शन ए में मैं करेक्ट कर देता हूं आप लोगों को, ऑप्शन ए में आप ऐसा मान के चलो, इट इज वैसे आंसर क्वाइट ऑब्वियस हो गया अभी, ठीक है, बट एनीवेज ऑप्शन ए में आप मानो प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन बी में आप मानो फैक्ट्री ओवरहेड्स, और ऑप्शन सी को वैसे ही रहने दो, ऑप्शन डी को मान लो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। आंसर आ गया आप लोगों का
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। करेक्ट आंसर हियर इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही जवाब, डायरेक्ट एक्सपेंसेस द करेक्ट आंसर। और इसके बारे में भी थोड़े देर पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ था। रॉयल्टी दिया जा रहा है सर, है ना, एंड दैट इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी यूनिट्स आर बी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग, राइट। सो एज अ रिजल्ट दिस विल बी ट्रीटेड एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो ऑप्शन देख के आंसर नहीं दिया, सोच के ही आंसर दिया, है ना। चलो ठीक है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। हाँ जी, चलो अब अगला अगर मैं देखूं, इजी क्वेश्चन, कैंटीन एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री के वर्कर्स को भूख लग रही है, खाना खाने जा रहे हैं कैंटीन में। अब वो जो खर्चे आ रहे हैं हमारे, इसे हम लोग क्या मानेंगे? विल आई ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स और प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या सॉरी डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट की सेलिंग ओवरहेड्स, क्या मानेंगे? क्वाइट इजी, राइट? यस सर, करेक्ट आंसर हियर इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट। हाँ जी, फैक्ट्री के लोगों के लिए दे रहे हैं ना। अब भले ही वो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन है तो फैक्ट्री का ही। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट वन अगेन इजी, ऑडिट फीस पे टू ऑडिटर। ऑडिटर्स आपको ऑडिट फीस दे रहे हैं, इसे क्या माना जाएगा? सो विल आई ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट की कॉस्ट शीट पे दिखाया ही नहीं जाता सर इसे। यस सर, शायद कॉस्ट शीट में नहीं दिखाते, ये कुछ अलग दिख रहा है, यही होगा। ऐसे तुक्केबाजी प्लीज मत करना, है ना। एग्जाम में प्रिपेयर्ड होकर जाना है, प्रोफेशनल बनना है तो, है ना। हाँ जी, बताइए सोच के। द करेक्ट आंसर हैज टू बी, सर ऑडिटर क्या कर रहा है? ऑफिस में बैठ के अकाउंटिंग डिटेल्स को चेक कर रहा है, सारे फॉर्मेलिटीज पूरे हुए कि नहीं, लीगल फॉर्मेलिटीज ये वो चेक कर रहा है। तो मेरे ख्याल से दिस इज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। सो दिस विल बी रिगार्डेड एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, चलो अब मेरे ख्याल से 9 हो चुके हैं हमारे। अब हम लोग आखिरी में आ जाते हैं, लास्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो आप वहां पे देख रहे हो, कॉस्ट ऑफ पैकिंग दिया है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पेड टू ब्रिंग मटेरियल टू फैक्ट्री। क्या ये प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं है? सोच के देखो, वहां पे पूछा है कौन सा नहीं है। हाँ, सी में कहा है जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खरीदते वक्त जो जीएसटी लगता है, इनपुट जीएसटी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। इनपुट क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड, उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा हमें, यानी वी आर द फाइनल कंज्यूमर, यानी हमें ही वो बेयर करना पड़ेगा। क्या ये प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता? सोचो। और तीसरा दिया है ओवर टाइम प्रीमियम पेड टू वर्कर्स। वर्कर्स बोले तो आप अगर वर्कर्स वर्ड बोला है ना, तो उसको एज्यूम कर लेना कि ये मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ है, जिनको एक्स्ट्रा काम के लिए ओवर टाइम दिया जा रहा है। क्या ये प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं है? अब सोच के बताओ। ठीक है, पॉज कर लो और सोच लो। ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ता हूं। दोस्तों यहां सबसे पहली बात तो ऑप्शन ए में कॉस्ट ऑफ पैकिंग में ये क्लैरिटी नहीं है कि इट इज प्राइमरी पैकिंग की सेकेंडरी पैकिंग, क्योंकि दोनों से फर्क पड़ता है। ठीक है, सो मैं आपको इतना बता दूं कि इफ इट इज नॉट मेंशन्ड क्लियरली, तो अज्यूम करना कि इट इज सेकेंडरी पैकिंग। हमेशा कुछ ना बोला हो तो अज्यूम कर लेना कि इट इज सेकेंडरी पैकिंग। और अगर कहीं पे ऐसा ज्यादा ही आपको दुविधा हो रही है या डाउट हो रहा है कि क्या मालूम सर मार्क्स कट जाएंगे, ये होगा वो होगा, एक नोट लिख लो यार, क्या प्रॉब्लम है उसमें, है ना। लेकिन अगर ये सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल है तो क्या ये प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है? नो, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल इज पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स इन, ये तो डेफिनेटली है सर, अभी अभी देखा था, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, दिस इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट, है ना, यानी प्राइम कॉस्ट है। ओके, तीसरे में कहा गया जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं जीएसटी पे कर रहा हूं रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो रॉ मटेरियल के हिस्टोरिकल कॉस्ट में इसे भी काउंट किया जाएगा। नाउ जीएसटी इज अ बिट कंट्रोवर्शियल, क्योंकि आपको सारा समझना होगा यहां पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जीएसटी अकाउंटिंग हल्का फुल्का तो भी पढ़ा हुआ है। तो ये जो इनपुट जीएसटी होता है बेटा, ये इनपुट जीएसटी का अगर मुझे क्रेडिट मिल जाता है, देन इन दैट केस इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट। बट अगर क्रेडिट नहीं मिलता है, देन इट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट। अब ये टेक्निकल भाषा में कहा, मुश्किल जाएगा समझना, इजी भाषा में बताता हूं। आप लोग समझ लो कि आपने एक फोन खरीदा, 50,000 रुपए का फोन खरीदा, ठीक है। अब आपने कोई एक पर्टिकुलर बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ तो भी यूज किया, उसमें एक ऑफर चल रहा है कि भाई इस कार्ड से अगर पेमेंट करोगे तो 5,000 रुपए ऑफ हो जाएंगे या कैश बैक मिल जाएंगे, है ना। अब आप मुझे बताइए आपका कॉस्ट क्या पड़ा? 50,000 का फोन खरीदा और 5,000 का कैश बैक मिल गया। व्हाट इज द नेट कॉस्ट? 45,000। मानते हो ये बात, है ना। तो बात को समझो, ये
5,000 जो कैश बैक मिला ये आप लोगों ने माइनस कर दिया यहां से। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अगर मैं आपको यहां पे ऐसा कह देता कि जैसे सोच के देखो, अब चेंज कर रहा हूं एग्जांपल। हाँ, 45,000 का ही फोन है, ठीक है, 5,000 जीएसटी ऐड करके दे दिया उसने, टोटल हो गया 50,000, ठीक है। नाउ यू मे बी अ डीलर, यू मे बी अ कंज्यूमर, एज द केस में बी। अब मान के चलो आप कंज्यूमर हो तो आपके पास बिल 50,000 का है, आप तो पूरा फोन ही 50,000 का मान लोगे। लेकिन वहीं पे इफ यू आर अ डीलर तो आप उससे बिल मांगोगे, मतलब बिल तो वैसे भी मांगोगे लेकिन बिल मांगोगे, और वो 50,000 रुपए में जो 5,000 रुपए का जीएसटी भरा है ना, उस जीएसटी का आप क्रेडिट क्लेम कर पाओगे। आप फिलहाल के लिए अगर जीएसटी नहीं पड़ा, ऐसा समझ लो कि आपको आगे चल के सरकार की तरफ से वो 5,000 का कैशबैक मिल जाएगा, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो जरा सोच के देखो, अगर आप क्रेडिट क्लेम कर पा रहे हो लाइक कैशबैक, तो वो 5,000 आपके कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर आप क्रेडिट नहीं क्लेम कर पा रहे हो, देन इन दैट केस पूरे 50,000 ही आपका कॉस्ट है, ठीक है। तो ये बात को आपको याद रखना है कि जीएसटी का अगर मैं क्रेडिट क्लेम कर पा रहा हूं देन इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट, बट अगर मैं जीएसटी का क्रेडिट नहीं क्लेम कर पा रहा हूं इट इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ कॉस्ट। और किसका कॉस्ट? रॉ मटेरियल का कॉस्ट, यानी ये भी प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है। और वहीं पे ओवर टाइम दे रहे भाई, किसी को भी दो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ को दे रहे हो तो इट इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड हेंस इवन दिस इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। सो कौन सा नहीं है सर? सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल, यानी कॉस्ट ऑफ पैकिंग, दिस इज डेफिनेटली नॉट पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए। अप्रॉक्सीमेटली जहां तक मैं समझता हूं 15 से 20 मिनट हम लोगों ने इन्वेस्ट किए यहां पर, लेकिन ये 15 से 20 मिनट में अगर हम लोग 10 एमसीक्यूज कर पा रहे हैं, इट इज लाइक अराउंड 1.5 मिनट्स पर एमसीक्यू, ठीक है। इतना टाइम अगर हम लोग अभी समझ के डिस्कस करने में लगा रहे हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करते वक्त फटाफट हम लोग इन चीजों को कंप्लीट कर ले, देन इन दैट केस एमसीक्यू के 30 मार्क पक्के हो जाएंगे, है ना। तो इसी इंटेंशन से ये पूरा सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मैंने शुरुआत में कुछ कमेंट्स में कहा था कि आप लोग कमेंट्स में कुछ लिखिए, और साथ ही साथ यहां एक और बात बता दूं, क्योंकि होगा ही ये एक चीज, आएगा ही, मैं जानता हूं आप लोग सब लोग कहोगे कि सर इसका मुझे सॉफ्ट कॉपी, मुझे कॉपी मिल जाएगा क्या, पीडीएफ वगैरह कुछ तो भी मिल जाएगा क्या, ये एमसीक्यूज शेयर कर दोगे क्या आप हमसे? बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन शेयर करने के लिए मुझे कोई ना कोई माध्यम चाहिए। अगर मैं इंडिविजुअली एक एक से कनेक्ट करके अगर सबको ये शेयर करने लगा तो लिटरली स्पीकिंग फिर ये सेशन बंद करके मैं सिर्फ शेयर ही करता रह जाऊंगा, है ना। तो मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है कि मैं आपके लिए नए नए सेशंस लाता रहूं। इसलिए आप लोग सब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे व्हाट्सएप चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लो। मैं वहां बिल्कुल शेयर करने को रेडी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहां ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। That's it. So दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये आपके काम में आया, और अगर काम में आया then in that case circulate it amongst all your friends who need this badly, okay? And yes, अगर मान के चलिए ऐसे सेशंस से होते होते आप लोग दो बातें हो सकती है, कॉन्फिडेंस आ रहा है या तो फिर घबराहट आ रही है। घबराहट हो रही है तो आप लोग मुझसे इंडिविजुअली पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, हम लोग वहां पे बात भी करेंगे। एंड 1 अप्रैल से मैं अपना एक बैच लेके आ रहा हूं फॉर द कमिंग जून एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड वी विल बी फोकसिंग कंप्लीटली ऑन ऑल द कॉन्सेप्ट्स, यस, बट इन एग्जाम ओरिएंटेड मैनर, ओके। चलिए दोस्तों, सो विद दैट लेट्स स्टॉप दिस फॉर नाउ एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन सून, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।